नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट। जी हाँ, इसमें हम देखेंगे कंज्यूमर बजट, बजट से रिलेटेड बजट सेट और बजट लाइन। इसमें हम देखेंगे बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। बजट सेट को क्या कहते हैं? बजट सेट रिफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ टू गुड्स। इसमें भी सेट ऑफ टू गुड्स है। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें भी दो प्रकार के ही गुड्स को लिया गया है, ना ज़्यादा ना कम। दो प्रकार के गुड्स हैं जिनके अटेनेबल कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अटेनेबल, केवल कॉम्बिनेशन नहीं है। कैसे कॉम्बिनेशन है? अटेनेबल। मतलब कॉम्बिनेशन तो आप कुछ भी बना सकते हो। मान लो आप 40 फरारी और 20 BMW का एक कॉम्बिनेशन बना लो, पर क्या वो अटेनेबल है? नहीं। जो आपकी गिवन इनकम से खरीदा जा सके वही क्या होगा? अटेनेबल। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन बताता है सेट ऑफ टू गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो आप अपनी गिवन इनकम से परचेज कर सकते हो। उनकी प्राइस गुड्स की बताई हुई होगी, फिक्स होगी एक प्राइस। गिवन इनकम और प्राइस के साथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, गिवन इनकम और प्राइस के साथ आपके जो हैं दो गुड्स के वो बता रहा है। मतलब बजट कुल मिला के देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना, बजट। घर में हम लोग बजट बनाते हैं, भाई हमारा ये इतनी इनकम है, इसमें से हमको ये खर्चे करने। अच्छा, इनकम से ज़्यादा खर्चे कर सकते हो क्या? नहीं। मतलब बिना क्रेडिट लिए आप जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज़ है। तो इनकम को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बजट के केस में। तो बजट सेट को ही बजट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं कई लोग। क्या कहते हैं? बजट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लिमिट। तो वही कहीं ना कहीं आपकी लिमिट ही बताता है बजट, किससे ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। बजट सेट की इक्वेशन हम देखते हैं यहाँ पर। उससे पहले हमको ये देखना है बजट सेट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कंज्यूमर के पास 60 रुपए हैं। कंज्यूमर के पास 60 रुपए हैं खर्च करने के लिए, और दो प्रकार के गुड हैं, गुड टू है और गुड 1 है। ठीक है। अब गुड, अगर वो 60 रुपए, गुड 2 जो है वो 1 रुपए का आता है, 1 रुपए प्रति यूनिट, और गुड 1 जो है 2 रुपए प्रति यूनिट आता है। अगर 60 रुपए पूरे के पूरे गुड 2 पे खर्च कर दे तो इसकी 60 यूनिट्स खरीद पाएगा, पर इसकी एक भी नहीं खरीद पाएगा। फिर अगर वो इसकी कुछ यूनिट्स भी खरीदना चाहता है तो कुछ पैसे यहां लगाने पड़ेंगे। तो 10 यूनिट्स अगर इसकी खरीदता है तो 20 रुपए यहां लग जाएंगे। तो बचे उसके पास कितने? 60 में से 20 यहां लग गए, बचे कितने? 40 रुपए बचे। और उस 40 में से 1 रुपए की कितनी यूनिट्स खरीद सकता है? 40 यूनिट्स खरीद सकता है। उसी प्रकार से फिर यहाँ की अगर उसने 10 और यूनिट्स बढ़ा दी, कितनी इंक्रीज कर दी? 10 से 20 हो गई, तो 10 और इंक्रीज की तो और 20 रुपए यहाँ खर्च हो गए। तो 20 और 20 40 रुपए खर्च हो गए। तो कितने बचे? इसमें से 20 ही बचे। इसमें से कितने बचेंगे? 20। तो केवल 20 यूनिट्स ही इसकी खरीद पाएगा, 1 रुपए प्रति यूनिट ये है। फिर अगर वो इसकी 10 यूनिट्स और बढ़ा देता है, 30, तो यहाँ पर आपकी टोटल और कितने रुपए लग गए? यहाँ पर 10 यूनिट्स और बढ़ गई तो 20 और लग गए। तो ये टोटल 60 यहीं पे हो गया। पूरे पैसे यहाँ खर्च हो गए, यहाँ के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो पैसा आपके पास लिमिटेड है। इस केस में आप दो गुड्स के बीच में एक को अगर बढ़ाओगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। यही जो हमने कंज्यूमर वहां पे पढ़ा था, पर वहां पर हम सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड समझते थे, यहाँ पर हम हमारी लिमिट से रिलेटेड इसको समझ रहे हैं कि हमारी जो है, कहीं ना कहीं इसको हिंदी में गए तो हमारी औकात कितनी है, कहाँ तक जाने की। इसको देखिए बजट सेट इक्वेशन भी कहते हैं, या इसको बजट इक्वेशन भी कहते हैं। बजट सेट इक्वेशन कहो या बजट इक्वेशन कहो, बात एक ही है। आइए समझते हैं। ये हमने दो गुड्स यहाँ पे लिए थे, गुड 1 एंड गुड 2। तो इन्हीं दो गुड्स के बीच की इक्वेशन है। पहले गुड 1 की बात करते हैं। तो गुड 1 की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय गुड 1 की क्वांटिटी। प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू क्वांटिटी ऑफ, मतलब कुल कितना पैसा आप गुड 1 पे खर्च कर रहे हो। तो मान लीजिए यहां पर हम लेते हैं कि 20 रुपए यहां हम खर्च कर रहे हैं इस पे। ठीक है। या इसको मतलब प्राइस कितनी थी? 1 इंटू 20 यूनिट्स आपने इसकी खरीदी, तो कितनी यूनिट्स 20 यूनिट्स आपने खरीदी, तो टोटल हमारा 20 रुपए खर्च हो गया। अब प्लस यहाँ पर आप कितनी यूनिट्स इसकी खरीद रहे हो मान लीजिए। तो यहाँ पर हम इसकी कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं? गुड टू की हम खरीद रहे हैं मान लीजिए 10 यूनिट्स खरीद रहे हैं। तो 10 यूनिट, और ये 2 रुपए की एक थी, 2 इंटू 10 तो 20 रुपीज हम इस पे खर्च कर रहे हैं। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40। तो ये देखिए बजट इक्वेशन क्या कहती है कि y रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा है इनकम को। ठीक है। तो इनकम से आपका ये जो बजट सेट बनेगा या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। मतलब जितना पैसा आप इन दोनों गुड्स पे खर्च कर रहे हो, दोनों मिला करके आपकी इनकम के बराबर हो सकते हैं मैक्सिमम, या उससे कम होंगे। इनकम से ज्यादा नहीं हो सकते दो गुड्स पे जो आप खर्च कर रहे हो।
फिर इसी बजट सेट को जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर देते हो दो गुड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसी बजट सेट को क्या कह दिया जाता है, ग्राफ में जब प्रेजेंट करते तो बजट लाइन कह दिया जाता है। ये देखिए बजट लाइन, हम यहाँ पे देखते हैं गुड 2 पे जब पूरे पैसे खर्च कर दिए थे तो इसका 0 हो गया था, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसके 40 यूनिट पर आ गए, इसमें आपने इतना कम कर दिया, तो यहाँ पे 10 से आपने बढ़ा, यहाँ पे 0 से इस पे 10 यूनिट पे आ गए थे, तो ये 40 और 10 का एक कॉम्बिनेशन था ये वाला। फिर हम आते हैं, ये सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं जो आप अपनी पूरी इनकम अगर खर्च करोगे तो क्या खरीद पाते हो, दो गुड्स के कैसे कॉम्बिनेशन बना पाओगे जब आप अपनी पूरी इनकम खर्च कर रहे हो। अगर इनकम कम खर्च कर रहे होगे तो अंदर कहीं पे आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर पूरी इनकम खर्च करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। फिर हम देखते हैं सारा पैसा अगर गुड 1 पे लगा देते हैं तो 30 यूनिट्स इसकी खरीद पाओगे, पर उसकी एक भी नहीं खरीद पाओगे। तो ये बजट लाइन है, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स आपको बताते हैं फीजेबल कॉम्बिनेशंस, इसके ऊपर के भी सारे फीजेबल या अटेनेबल जो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके ऊपर जितने भी यहाँ के सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब क्या है, अनअटेनेबल, हमारी इनकम के रेंज में नहीं आ रहे। तो ये हमारी बजट लाइन थी। अब हम बजट लाइन की डेफिनेशन समझेंगे, आप अभी तक इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो आइए बजट लाइन की डेफिनेशन देखते हैं। बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। हम अलग अलग कॉम्बिनेशन, एक ये है जैसे हमने देखा 40 और 10 का, ये 60 और 0 का है, ये 30 और 0 का है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है बजट लाइन में। ऑफ गुड 1 एंड गुड 2, ठीक है, बहुत अच्छी बात, गुड 1 और गुड 2 है, बहुत अच्छी बात है। विच अ कंज्यूमर कैन बाय, कंज्यूमर खरीद सकता है। गिवन इज इनकम, इनकम गिवन है, बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, इनकम लिमिटेड है, गिवन है। एंड प्राइजेस भी बताई हुई है साफ साफ की प्राइस भी चेंज नहीं हो रही है, दोनों चीजें कांस्टेंट है, तभी हम स्टडी कर पाएंगे इजीली। तो बजट लाइन कुछ भी नहीं है, इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस डेफिनेशन का, कंज्यूमर खरीद सकता है, जो वो बताया जा रहा है। कंज्यूमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो सब नहीं बता रहे, कंज्यूमर की मैक्सिमम हिंदी में कहूँ तो जो लिख के आपको एग्जाम में नहीं आना है कि कंज्यूमर की औकात बता रहे हैं हम। कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। एनीवेयर ऑन बजट लाइन कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑन गुड 1 और गुड 2 और ऑन बोथ गुड 1 एंड गुड 2। ये क्या बात कह रहा हूं मैं कि मैंने अभी आपसे पहले भी जब बताया था डायग्राम में कि इस पूरी बजट लाइन में, जिसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, जिसको हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, इस पे कोई भी अगर हम जो कॉम्बिनेशन ले रहे होंगे ना, जैसे ये वाला भी कॉम्बिनेशन है, ये वाला भी है, या कोई भी कॉम्बिनेशन, ये बता रहा है कि कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, कंज्यूमर अपनी पूरी की पूरी इनकम अगर खर्च कर दे रहा है तो वो किस प्रकार से खर्च करेगा, या तो गुड 1 पे पूरी इनकम खर्च कर रहा होगा, या गुड 2 पे पूरी इनकम खर्च कर रहा होगा, या दोनों पर मिला करके। तो ये सारे कॉम्बिनेशन तो मिला करके वाले हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन एंटायरली ऑन गुड 2 है, और ये वाला कॉम्बिनेशन जो 30 यूनिट्स पूरी यहाँ खरीद रहे हैं एंटायरली ऑन गुड 1। जब पूरा का पूरा पैसा गुड 1 पे लगा दो तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, पूरा का पूरा गुड 2 पे लगा दो तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो, और उसके अलावा ये सारे जो कॉम्बिनेशन है दोनों मिला करके ये गुड 1 एंड गुड 2 बोथ। तो अगर आप पूरा पैसा खर्च कर रहे होगे तो उस केस में आपको बताया कि अगर बजट लाइन पे कोई पॉइंट फॉल हो रहा है, मतलब कि आपने अपना पूरा पैसा वहां पर खर्च कर दिया है। तो यही था सब बजट लाइन के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फिर आइए हम देखते हैं बजट लाइन के स्लोप के बारे में, कि स्लोप कैसे निकालते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो या लाइन हो, उसका स्लोप कैसे निकालना है। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन गेन, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले हम इस पॉइंट पर थे, सॉरी इस पॉइंट पर थे, ठीक है। ये वाला पॉइंट था हमारा जहां पर गुड 2 हम इसकी 40 जो है यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे या ले रहे थे, या हम खरीद पा रहे थे, और इसकी 10 यूनिट्स। अब हमने कहा कि हम नहीं, इस कॉम्बिनेशन से, मान लो ये कॉम्बिनेशन, इससे हम बी कॉम्बिनेशन पे जाना चाहते हैं। तो बी कॉम्बिनेशन पे क्या हो जाएगा, इसकी आपको 40 यूनिट से 20 पे आओगे, मतलब यहाँ 20 का लॉस होगा आपको, सीधा सीधा ये लॉस हो रहा है, और यहाँ पे 10 यूनिट्स का गेन होगा। तो ये जो लॉस है ना, ये 20 यूनिट्स का, इसको हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन गुड 2, चेंज इन गुड 2 भी कह सकते हैं क्योंकि ये लॉस है, और अपॉन चेंज इन गुड 1 भी कह सकते हैं क्योंकि गुड 1 में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और इसका डायरेक्टली आपको ये निकालना हो वो स्लोप, तो आप इसको फॉर्मूले में पुट करके स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो बजट लाइन का स्लोप कैसा होगा, ये किस पे निर्भर करेगा, पूरा किस पे निर्भर करेगा, आपके लॉस और गेन के ऊपर, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर जो यहाँ पर हमने देखा था कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, इंडिफरेंस कर्व तो हमारा ऐसा कर्व होता है, पर ये बजट लाइन हमारी ऐसे कर्व के रूप में क्यों नहीं, स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आप लॉस और गेन के बीच का जो रेशो है ना वो कांस्टेंट रहता है। लॉस और गेन के बीच का जो रेशो है हर जगह आपको देखने को जो मिलेगा, जितना आप, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस और गेन हमेशा इक्वल होगा, पर इनके बीच का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो इसी वजह से क्या है, ये कांस्टेंट होता है रेशो इनके बीच का, इसीलिए एक ऐसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में। तो जितना आपको लॉस करना पड़ रहा है, और डाउनवर्ड स्लोप्ड क्यों होती है बजट लाइन, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लॉस करना पड़ता है कुछ गेन करने के लिए। इन ऑर्डर टू गेन गुड 1 यू हैव टू सेक्रीफाइस, कंपल्सरीली सेक्रीफाइस गुड 2। तो आगे हम चलते हैं इसी में। अब हम देखते हैं बजट लाइन में शिफ्ट होता है, शिफ्ट क्यों होता है और कैसे होता है ये देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी ये कर्व है हमारा, सॉरी ये ग्राफ है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर हमने लिया गुड 1, यहाँ पर हमने लिया गुड 2, ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है। अब कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की इनकम अगर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उस केस में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने में बजट लाइन में राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी गुड्स की खरीद सकते हो उसी प्राइस पे, ठीक है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब इंक्रीज इन इनकम हो, इंक्रीज इन इनकम। और वहीं अगर डिक्रीज इन इनकम होगा तो क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये किसके लिए है, डिक्रीज इन इनकम के लिए। ये ओरिजिनल बजट लाइन थी, अगर इनकम कम होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और इनकम इंक्रीज होती है तो ज़्यादा गुड्स खरीद पाओगे। सीधी सी बात है। ये वाला देखिए आप, यहाँ पर ज़्यादा गुड्स खरीद पा रहे हैं कि इस पे ज़्यादा गुड्स खरीद पाएंगे, और इस पे तो और भी कम, जो कॉम्बिनेशन हमारा होगा। तो जितना बाहर की तरफ बजट लाइन होगी उतना ज़्यादा तो इनकम बढ़ने पर ही हम अपनी लिमिट को एक्सीड कर पाएंगे, और इनकम कम होगी तो हमारी लिमिट और अंदर की ओर आ जाएगी। तो ये शिफ्ट देखा हमने, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो कि इनकम में चेंज होने से होता है। इसके बाद हम देखते हैं रोटेशन। देखिए शिफ्ट और रोटेशन में बेसिक सा यही अंतर होता है कि रोटेशन में एक पॉइंट हम कम से कम पुरानी पोजीशन पे ही रखते हैं। मान लीजिए बजट लाइन है ना, तो या तो ये पॉइंट नहीं चेंज होगा या ये पॉइंट चेंज नहीं होगा। अगर दोनों चेंज हो गए तो शिफ्ट कहला जाएगा। एक भी पॉइंट अगर सेम है ना तो उस केस में हम इसको रोटेशन कहते हैं। तो मान लीजिए रोटेशन क्यों होता है, रोटेशन का रीजन क्या है, तो चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, और वो भी प्राइस ऑफ वन गुड। किसी भी एक गुड के अंदर, गुड की प्राइस के अंदर चेंज आने से आपका रोटेशन होता है। मान लीजिए अब चेंज कैसा हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे ये देखते हैं हम, गुड 1 गुड 2, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ पर गुड 1 की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है, अगर हम ये देखते हैं गुड की 1 की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है, तो उसी पैसे से मान लीजिए आपके पास 60 ही रुपए हैं, और 1 रुपए की जो चीज आ रही थी आप 60 क्वांटिटी खरीद पा रहे थे, अब वो 2 रुपए की हो गई, तो आप कितनी खरीद पाओगे, मात्र 30 खरीद पाओगे। तो पहले जो 60 खरीद पा रहे थे अब कितनी खरीद पाओगे, मात्र 30। तो ये नई बजट लाइन हो जाएगी यहाँ पर। हालांकि उसकी प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है, उसकी मान लो आप पहले से 30 ही खरीद पा रहे थे, और उसकी प्राइस 2 रुपए थी, अभी भी 2 ही रुपए है, तो उसकी भी 30 खरीद पा रहे और इसकी भी 30। तो ये रोटेट होकर यहाँ पर आ गई है। ये बजट लाइन जो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ ये नई वाली है, रोटेट हो गई, वहां से यहाँ आ गई। रोटेट होती है इनवर्ड, यहाँ की तरफ रोटेट हो रही है। किस केस में इनवर्ड रोटेट हो रही है, जब गुड्स की प्राइस इंक्रीज हुई है। इसी को अब मैं दूसरे तरीके से लेता हूं, अगर गुड की प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज मतलब जो चीज 1 रुपए 60 क्वांटिटी आप खरीद पा, आपकी इनकम 60 ही रुपए आपके पास, आप 1 रुपए की एक आती थी, अब 1 रुपए की 2 आने लग गई, अब 1 रुपए की कितने आने लग गई, 2। तो आप उसी इनकम के साथ इसको ज्यादा कंज्यूम कर पाओगे, ज्यादा खरीद पाओगे, आपकी बजट लाइन रोटेट हो जाएगी ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ 60 है तो आप 120 खरीद पाओगे। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल मैं बता रहा हूँ आपको, समझाने के लिए। ये जो ब्लैक वाली है ये नई बजट लाइन है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाओगे आप। जब आपकी प्राइस कम होती है ना तो आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाते हो किसी भी चीज़ की। सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई चीज़
सस्ती हो जाएगी तो आप उसको ज़्यादा खरीद पाओगे उतनी ही इनकम में। इनकम कितनी, 60 रुपये, पर आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो। तो यहाँ पर एक इस गुड्स की जो है प्राइस में चेंज आने से हमने देखा, वैसा ही सिमिलर केस उधर की ओर भी होगा, वैसा ही केस दूसरी तरफ भी हमको देखने को मिलेगा। मतलब कि गुड यहां वाले गुड में भी अगर यही चीज है ना, तो यही होगा। अगर इसकी प्राइस कम हुई तो ज्यादा खरीद पाओगे, तो एक पॉइंट यही रहेगा, यहां पहुंच जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी ये, यहां पहुंच जाएगा। अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो इसमें इधर की तरफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट नहीं हो रहा, रोटेशन हो रहा है, सॉरी। और अगर प्राइस इंक्रीज होगी, ये मान लीजिए ओरिजिनल बजट लाइन, और प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, तो आप कम खरीद पाओगे गुड वन को, उतनी ही इनकम है, क्योंकि इनकम तो आपकी कितनी है, 60 रुपये। किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई तो आप कम क्वांटिटी में खरीद पाओगे, तो आपका ये अंदर की तरफ रोटेशन हो जाएगा। ये आपका जो ब्लैक से मैं बना रहा हूँ, ये क्या आपकी नई बजट लाइन है जो अंदर की तरफ रोटेट हो गई है। तो ये हमने देखा शिफ्ट और रोटेशन इन केस ऑफ बजट लाइन। तो आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकता हूँ, जी हाँ, नामी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और हाँ, ऑर्डिनल अप्रोच हम पढ़ रहे हैं, कार्डिनल हमने चैप्टर 3 में पढ़ी थी। ऑर्डिनल अप्रोच क्या थी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू इक्विलिब्रियम तक पहुंचना। और फाइनल टॉपिक पर हम आ गए, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। हम इंडिफरेंस कर्व समझ चुके हैं, बजट लाइन समझ चुके हैं, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में क्या कहा है, इट रिफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस। इक्विलिब्रियम वैसे भी मैंने कहा था वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। चैप्टर 3 में भी हमने यही पढ़ा था, यहाँ पर भी यही है, एक ऑप्टिमम चॉइस होती है। तो ऑप्टिमम चॉइस कैसी ऑप्टिमम चॉइस होनी चाहिए, जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, विच सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। तो पहली कंडीशन क्या है हम देखते हैं, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। क्या बोल दिया भाई, ये ऐसा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही क्या बताता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो जिस पॉइंट पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर होगा, और ये क्या, प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई, ये क्या बताता है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन कहेंगे। तो ये बजट लाइन का स्लोप और जहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होगा, जिस पॉइंट पर दोनों का स्लोप बराबर हो। तो यहां पर हम देखेंगे ये कर्व है, ये किस पॉइंट पर बराबर है दोनों का स्लोप, इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। तो ई पॉइंट पर दोनों का स्लोप बराबर है, क्योंकि उस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों का स्लोप उस पॉइंट पर बराबर होगा। मतलब इसको ये भी कह सकते हैं, जहां पर इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट है, टेंजेंट टू बजट लाइन, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। वो वाली कंडीशन जहां सेटिस्फाई हो रही है यही हो रही है बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जिस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, तो इसी पॉइंट पर बहुत बढ़िया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। देखिए होता क्या, इंडिया के सारे टीचर्स हों, चाहे स्कूल के हों, कहीं भी हों, कोचिंग के, यूट्यूब के, सब क्या कहते हैं, इतना पढ़ा करके, ये भी मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इतना पढ़ा करके खत्म कर देते हैं कि यहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है, जहाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। इसके आगे की बात कोई नहीं करता है। हम चलते हैं एक लेवल आगे। हालांकि अगर आपको बहुत नॉलेज नहीं चाहिए है, केवल ठीक ठाक अपना नंबर पढ़ाई करनी है, तो आप इसके बाद वीडियो को बंद कर सकते हैं। पर अगर आपको नॉलेज चाहिए और कुछ चीज़ें समझनी है इनसे रिलेटेड, कि ये कैसे क्या हो रहा है, इसके बारे में और कुछ जानकारियां लेनी है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या हुआ, ये क्या बताता है, जो हमने इंडिफरेंस सेट देखा था, सेट क्या बताता था कि जो सेक्रीफाइस आप करना है, आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ गेन करने के लिए। मान लीजिए गुड वाई का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है गुड एक्स का कुछ गेन करने के लिए। तो कितने यूनिट्स आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही, 2 यूनिट्स सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है इसकी 1 यूनिट गेन करने के लिए। ऐसा एग्जांपल लिया हमने समझाने के लिए। तो इसको लिखेंगे कैसे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 2 यूनिट्स, गेन कितना करने के लिए, एक्स का 1, इसको 2:1 से रिप्रेजेंट करेंगे
कि 2 यूनिट्स एक्स की सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है एक इसकी गेन करने के लिए, और क्यों सेक्रीफाइस करनी पड़ती होगी, इनकम हमारी लिमिटेड होती है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं प्राइस लाइन या बजट लाइन जो है हमारी, उसको कहते हैं, देखिए बजट लाइन कैसी होती है, हमने देखा था डाउनवर्ड स्लोप्ड होती है। किसी भी डाउनवर्ड स्लोप्ड कर्व या लाइन का स्लोप निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन गेन, पहले ही बताया मैंने, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉस इज टू गेन। ठीक है, तो बजट, अब यहां पर हम ले लेते हैं कि गुड की जो प्राइस है गुड एक्स की, ये ट्वाइस है, मतलब इनका जो रेशियो है प्राइस और इसका, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड वाई का जो रेशियो है ये 2:1 है। अर्थात लॉस इज टू, सॉरी यहाँ पे लॉस इज टू गेन की बात करें हम, यहाँ पे 2:1 है, मतलब कि हमको अगर पैसे आज मार्केट में खर्च करने जाएं और हमको अगर इसको खरीदना होगा, गुड एक्स को अगर खरीदना होगा तो वो दुगना महंगा मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, गुड एक्स की जो प्राइस है वो कितनी है, मान लेते हैं 200 रुपए, तो गुड वाई की प्राइस आप खुद ही बता देंगे कि वाई से दुगना महंगा है, तो वाई से आधा होगा, अपने आप 100 रुपए हो जाएगा। तो गुड वाई की प्राइस 100 रुपए है और गुड एक्स की प्राइस कितनी है, 200 रुपए। मतलब आपको अगर x की 1 यूनिट खरीदनी है तो y के कितने के बराबर आपको छोड़ना पड़ेगा, कितने यूनिट्स अगर आप वहां पैसा लगा रहे होगे कितना पैसा छोड़ना पड़ेगा, तो 200 रुपए छोड़ना पड़ेगा। 200 रुपए छोड़ने के लिए इसकी कितनी यूनिट्स छोड़ोगे, 2 यूनिट्स छोड़ोगे। तो ये 2:1 यहां पर है, यही होना चाहिए यहां पर MRS के बराबर। मतलब मार्केट आपको जिस पॉइंट पर जितना छोड़ने को कह रहा है, मार्केट जिस पॉइंट पर आपको जितना छोड़ने को कह रहा है, उतना आप कंज्यूमर अपनी थॉट प्रोसेस में अपने इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए उतना ही उसको भी उस समय छोड़ना पड़ेगा, एक गुड़ से दूसरे गुड़ की तरफ जाने के लिए। इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसमें डिटेल आपको चाहिए तो मैं और इसमें आपको बताऊंगा, कमेंट करिए। और इसमें आगे डिटेल पे चलने के लिए दूसरा कंडीशन क्या थी, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये देखिए कॉन्वेक्स क्यों होता है, इस पॉइंट पर कॉन्वेक्स क्यों है, और यहीं पे क्यों इक्विलिब्रियम है कॉन्वेक्स वाले पॉइंट पे। देखिए कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, ना वो इधर की तरफ ज्यादा है ना इधर की तरफ ज्यादा है, जहां एकदम उसका सेंटर पॉइंट है लगभग कर्व का, उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ रहा है। क्यों ऐसा, देखिए यहां पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करता है। अरे ये क्या बोल दिया, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि हम किसी भी गुड्स का अगर कंजम्पशन ज्यादा करते जाते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक बैलेंस बना के चलेंगे गुड एक्स और गुड वाई के बीच में, ना हम उसका कंजम्पशन ज्यादा बढ़ाएंगे, ना उधर की तरफ ज्यादा जाएंगे और ना इधर की तरफ ज्यादा जाएंगे, ना इसका कंजम्पशन ज्यादा करेंगे ना इसका कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, हम एक बीच में रहेंगे। और उसी पॉइंट पे, क्योंकि अगर हम यहाँ की तरफ आ जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और अगर उधर की तरफ ज्यादा जाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। मतलब इधर आओ तो एक गुड का इधर का कंजम्पशन बढ़ेगा, उधर जाओ तो उधर का बढ़ेगा। तो बीच का एक पॉइंट हमने चुना है जहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम से कम काम कर पाए, मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन कम से कम रिड्यूस हो पाए। उस पॉइंट पर हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, वो वाला पॉइंट जहां पर इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, एकदम ये बीच का पॉइंट। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ये टेंजेंट टू बजट लाइन हो, मतलब दोनों का स्लोप बराबर हो, MRS XY शुड बी इक्वल टू PX अपॉन PY, हमने समझा। और दूसरी चीज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन उस पॉइंट पर, तो वहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। ये देखा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच के तहत चैप्टर 4 में। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।